हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो लेक्चर लेके आए आज का वो टोटली एमसीक्यू पे बेस्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है अपना, द लॉ दैट डिफाइंस फोर्स एंड इनर्शिया इज। कह रहा है क्वेश्चन कि वो कौन सा लॉ है जो फोर्स और इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो जैसा कि हमें पता है न्यूटन्स के तीन लॉ होते हैं ना, तो लॉज ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो तीन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या कहते हैं हम, हमें पता चलता है क्वालिटी ऑफ फोर्स, सेकंड में क्वांटिटी ऑफ फोर्स, ऑफ फोर्स, और थर्ड में होता है एक्शन एंड रिएक्शन। अब क्वालिटी होता है कि फोर्स क्या काम करता है, और दूसरा इसको कहते हैं हम और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो टॉपिक अपना है कि किस लॉ के अंदर फोर्स एंड इनर्शिया डिफाइन होता है। तो फोर्स एंड इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ में डिफाइन होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज 24 kg मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इज। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास है 4 kg और मोमेंटम है 24 kg मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब मोमेंटम अपने को दे रखा है 24, मास अपने को दे रखा 4, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी आ गई 24/4, इट मींस वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकंड। अब चेक करते हैं 6 मीटर पर सेकंड जो है वो है अपने पास ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अपना, द व्हाट मास ऑफ अ बॉडी कैन अटेन एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। कह रहा है कि एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रही है 250 न्यूटन की, राइट, और वो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से। तो उस बॉडी का मास कितना होगा, यही कह रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यहाँ फोर्स देती है 250, राइट, और ये है मास निकालना है, एक्सेलरेशन है 5। इधर आएगा तो डिवाइड मास इक्वल्स टू 250/5, ये इससे गया 50, तो मास आ गया 50 kg। अब यहाँ पे देखेंगे 50 kg ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो एमसीक्यू जो होते हैं इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाया कैसे जाता है। तो एमसीक्यू जब भी सॉल्व करना है तो आपको ऑप्शन नहीं देखने, पहले अपना क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे, देन देखेंगे हमारा उसमें से ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन लीनियर मोशन इज मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। तो जैसे कि हमने अगर पढ़ा था इनर्शिया, अगर याद हो तो इनर्शिया के केस में मैंने दो एग्जांपल लिए थे, टेनिस बॉल का और एक लिया था मैंने स्टील बॉल का, मेटल बॉल जिसे कहते हैं, है ना, स्टील बॉल। जहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया था कि टेनिस बॉल लगभग जो कि 150 ग्राम के आसपास थी, और जो स्टील बॉल है उसका मास जो था वो लगभग 3 kg के आसपास था। तो इनमें से किस बॉल को हम इजीली फेंक सकते हैं, यानी मोशन में लेके आ सकते हैं, और कौन सी बॉल है जो मोशन में आएगी जिसको इजीली हम रोक सकते हैं, है ना। तो इनर्शिया यहाँ से क्या पता चल रहा था कि जो टेनिस बॉल है वो हल्की है, तो हम इसको इजीली दूर तक फेंक पा रहे थे, और टेनिस बॉल को फेंक ही नहीं पा रहे थे दूर तक, ये थोड़ी दूर पे जाके दूर तक ही हम इसको फेंक पा रहे थे और रुक जा रही थी, ठीक है। और स्टील बॉल जब तेजी से आ रही थी तो इसको रोकने के लिए हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही थी, जबकि टेनिस बॉल पे कम फोर्स लगानी पड़ रही थी। तो इससे अब हमें पता चला था कि जिसका जितना ज्यादा मास उसके पास उतनी ज्यादा इनर्शिया। क्लियर। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो इनर्शिया है वो टोटली डिपेंड होता है मास पे। तो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ
मास, या मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या मास है, फर्स्ट है वेलोसिटी मोमेंटम, तो मास, ऑप्शन सी अपना करेक्ट। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस, न्यूटन सेकंड लॉ है वो हमें क्या देता है, क्या वो इनर्शिया के बारे में बताता है, नहीं। फोर्स की डेफिनेशन देता है, नहीं। मेजर ऑफ फोर्स, अगर याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, तो सेकंड लॉ है वो बताता है क्वांटिटी ऑफ फोर्स, क्वांटिटी मीन्स होता है मेजरमेंट, फोर्स को मेजर करने में हेल्प करता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ फोर्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फंक्शन ऑफ मड गार्ड इज बेस्ड ऑन, जो मड गार्ड होता है उसका फंक्शन किस पे बेस्ड है, देखिए मड गार्ड कहाँ यूज होता है, तो ये एक व्हील है ना, ये एक टायर है या व्हील है अपना, इसके ऊपर ऐसे लगाया जाता है मड गार्ड, ये है मड गार्ड। इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, किसको, पैसेंजर या जो भी पास से निकलता, पासर बाय, जो नियर बाय से जो भी व्हीकल्स निकल रहे हैं या इसके ऊपर जो बैठा हुआ है, तो मड गार्ड ये अपनी क्या है, मड हो गई है, ठीक है, ये हो गई मड। क्या होता है, इसके साथ चिपक जाती है, जिसकी वजह से इसके साथ चिपकने के बाद ये टेंजेंशियली जब ये रोटेट करता है तो ये ऐसे टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जाती है। तो ये इसको क्या करता है, इस मड से प्रोटेक्ट करता है ऊपर बैठने वाले को और आसपास जो भी निकलता है उसको। और तो ये कौन सा फिनोमिना होता है, तो देखिए क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, स्ट्रेट लाइन इसकी वो होती है टेंडेंसी, तो इसको कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ऑप्शन चेक करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जब फोर्स क्या होती है, जीरो होता है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो m1 v1 इनिशियल और m2 v2 इक्वल टू होता है m1 u1 प्लस m2, यानी फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होता है, इक्वल होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। और ये किस से बनाया था, किस कॉन्सेप्ट से, तो ये बना था अपना थर्ड लॉ से, राइट। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि यहाँ थर्ड लॉ है, फर्स्ट लॉ गलत, सेकंड लॉ गलत, तो थर्ड लॉ करेक्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ आ जाएगा, थर्ड लॉ पे बेस्ड है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर, तो ये फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन जो है ये है थर्ड लॉ अपने पास, है ना। थर्ड लॉ फोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से देख, ठीक है, फोर्स लग रही है F2 पे लग रही है 1 की वजह से, तो ये भी क्या लगाएगा, है ना, तो 1 पे लगेगी 2 की वजह से। क्लियर, ये होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि F12 और F21 एक दूसरे के इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑलवेज इक्वल बट इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो है नहीं, ठीक है, ऑलवेज अनइक्वल ये भी नहीं, ऑलवेज इक्वल ये भी नहीं, ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया अपना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज ऑलवेज, ऑन सेम बॉडी ऑलवेज, ऑन सेम बॉडी समटाइम, ऑन डिफरेंट बॉडी समटाइम। फिर से अगेन, ठीक है, ये बॉडी है, इस पे एक्शन फोर्स लग रही है यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, इस पे रिएक्शन फोर्स लगेगी, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे, अगर ये सरफेस पे एक बॉडी रखी है तो यहाँ एक्शन फोर्स लग रही है इसके वेट की वजह से, तो यहाँ एक और फोर्स लगती है यहाँ, इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। तो क्या ये दो बॉडी पे लगती है, डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रही है, सेम बॉडी पे, तो ऑप्शन है ऑन डिफरेंट बॉडीज गलत, ऑन सेम बॉडी करेक्ट, ऑन सेम बॉडी समटाइम गलत, ऑन डिफरेंट बॉडी समटाइम।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि हमेशा सेम बॉडी पे ही अप्लाई होता है ये। चलिए नेक्स्ट, द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कह रहा है जो फोर्सेस है एक्शन और रिएक्शन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, कभी कैंसिल नहीं करती, कभी कभी कैंसिल कर सकती है और कभी कह नहीं सकते। तो फिर से अगेन, क्या यहाँ एक दूसरे को कैंसिल करती है? ये mg है, आगे जो एग्जांपल लिया था ऊपर, ये फोर्स क्या एक दूसरे को कैंसिल करती है? अगर ये एक दूसरे को कैंसिल करती है तो इस केस में क्या होता है कि वेट और फोर्स और वेट एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाता है इस पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो कैंसिल नहीं करती कभी भी। बाकी सारे ऑप्शन का डी अपना ठीक हो जाएगा, नेवर कैंसिल ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन body at rest, body in uniform motion, motion only, bodies in uniform accelerated motion, two bodies irrespective of their position and state of motion है। क्या कह रहा है जो एक्शन और रिएक्शन है क्या वो सिर्फ रेस्ट पे लगती है? तो रेस्ट पे भी पॉसिबल है, लग सकती है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन पे, उसमें भी पॉसिबल है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी बार बार उस पे, और टू बॉडीज इज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ये दो ऐसी बॉडी, ठीक है, जिनकी पोजीशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। तो जिनकी क्या है, स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट पे हो, या दो बॉडी अलग अलग पोजीशंस पे हो, इट मींस ये सारे का कॉम्बिनेशन ये दे दिया हमें, तो ऑप्शन डी अपने पास यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज। अब कह रहा है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो रिकॉइल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था, याद होगा तो थर्ड लॉ में। तो रिकॉइल वेलोसिटी में क्या होता है, जब गन से बुलेट निकलती है तो क्या होता है, जब बुलेट जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो रिएक्शन फोर्स की वजह से गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होती है, और जिस वेलोसिटी से वो रिकॉइल होती है उसे कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, है ना। और उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था कि v2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 अपॉन में m2, है ना। अब यहाँ पे जो m1 था वो था मास ऑफ बुलेट, v1 है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और m2 है मास ऑफ गन, ठीक है। अब देखो गन का जो मास होता है, यानी m2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है m1, है ना। बुलेट का मास 20 ग्राम 30 ग्राम ऐसा होता है, जबकि गन का मास केजीज में होता है। तो इस केस में अगर ये वैल्यू बड़ी होगी, अब ये v2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m2 के। अब m2 ज्यादा होगा तो v2 कम होगा, तो कह रहा है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, पॉसिबल नहीं है। मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट, पॉसिबल नहीं है। मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट, हाँ तो वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मास यहाँ पे इनवर्सली है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion। कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, ऐसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, और एक्सेलरेटेड मोशन में। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी वेरी कर रही है बार बार, है ना। तो कौन सी, अब वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे मान लो v1 वेलोसिटी है, फिर आगे जाके v2 होगा, फिर v3, यानी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ऑप्शन है, कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, तो ये तो है सही, ठीक है, ये सही है। तो हमें ढूंढना है जो गलत स्टेटमेंट। इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये हमें चूज नहीं करना। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, इसे छोड़ते हैं पहले। अब फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन, यानी फोर्स इस पे हमेशा क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, तभी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन रह गया ये कि इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये हमें क्या जा रहा है, अर्थ से दूर जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट इसमें कहीं भी मैचअप नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन ये अपना सही जाएगा। नेक्स्ट, a goalkeeper in a game of football pulls his hands backward while holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to, क्या कर रहा है गोलकीपर जो है फुटबॉल को, क्या कर रहा है, फुटबॉल आ रही है उसको पिक करने से पहले अपने हाथ पीछे लेके जा रहा है, ठीक है। पीछे जब लेके जा रहा है तो
पीछे ले जाने के पीछे इसका मोटिव क्या है, क्यों पीछे लेके जा रहा है। तो हमने देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था F इक्वल्स टू एम ए, और एम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो v माइनस यू बाई टी, है ना। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ में पता चला था कि हमने पढ़ा था कि टाइम बढ़ाओ, मैंने आपको पढ़ाया होगा, और फोर्स घटाओ, यानी टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। अब हाथ पीछे ले जाने का मेन रीजन क्या होता है, टाइम को बढ़ाना और फोर्स को घटाना, है ना। तो एग्जर्ट लार्जर फोर्स ऑफ द बॉल, तो गलत। रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड, करेक्ट। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, गलत। इंक्रीज तो होगा ही नहीं क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी करेक्ट। तो ये बोनस क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर 2 ऑप्शन अपने को करेक्ट दे दिए, जबकि एमसीक्यू में 1 ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, कह रहा है जो इनर्शिया होती है ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट में क्या कर सकता है, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, टू डिक्रीज इट्स स्पीड, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और टू डीएक्सेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब इनर्शिया क्या होती है, किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी जो क्या करती है, उसमें होने वाले कोई भी चेंज, इट मींस उसके स्टेट में कोई भी चेंज हो रही है, अगर वो रेस्ट पे है, अगर रेस्ट में कोई चेंज हो रहा है, मोशन में तो मोशन में कोई चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को वो अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, उसे कहते हैं इनर्शिया। तो ऑप्शन सी देखिए, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, तो ये हो गया ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मींस दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज, ठीक है। क्या कह रहा है, ये मान लेते एक ट्रेन है, ये ऐसे एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन ऐसे चल रही है, यहाँ पे कोई बैठा है, ये पर्सन बैठा है ऐसे, ठीक है। इसने क्या करा, एक कॉइन लिया और इसको ऊपर की तरफ ऐसे फेंका, ऐसे उछाला। अब ये कॉइन जो है क्या कर रहा है, कॉइन विच फॉल पीछे की तरफ जाके गिर रहा है ऐसे, है ना, यहाँ कहीं गिर रहा है, पीछे की तरफ जाके गिर रहा है ये कॉइन। तो ये पीछे कब गिरेगा, देखिए अगर सेम रेट से चलेगा तो ये इसके हाथ में आ जानी चाहिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। अगर ब्रेक मारेगा तो कॉइन क्या होगा, कॉइन आगे की तरफ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि स्पीड इसकी चेंज हुई है, और चेंज क्या है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है तो इट मींस क्या कि एकदम से ये एक्सेलरेट हुआ आगे की तरफ, तो उसी केस में क्या होगा, ये कॉइन पीछे की तरफ गिरेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म रिटार्ड अलोंग सर्कुलर ट्रैक, तो एक्सेलरेटेड, तो ये एक्सेलरेट हुआ है यहाँ पे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving in with the same velocity is, ठीक है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे दिया है अपने को 2 kg, और वो स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है u और v हो गया अपने पास 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब u और v अगर हो गया तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है v माइनस यू बाई टी। अगर ये दोनों सेम है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, सिंपल सा है ना। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स इक्वल टू होता है m में, अगर a 0 है तो फोर्स भी क्या हो गया 0, क्योंकि एक की वैल्यू तो 0 आ गई। अब 0 इंटू करेंगे हम 2 तो आ गया 0, तो फोर्स कितनी आएगी 0। तो ये यही पूछ रहा था कि ऑब्जेक्ट जो है सेम वेलोसिटी से अगर चल रहा है, तो सेम वेलोसिटी से अगर रहेगा तो उस पर कितनी फोर्स लगाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी हमें सेम मेंटेन करनी है तो उस पर फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन आ गया बी यहाँ पे करेक्ट, 0। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब रॉकेट, अगर रॉकेट की बात करें हम तो रॉकेट कुछ देखने में देखिए ऐसे लगता है ना, ऐसे होता है हमारे पास रॉकेट कुछ, ये रॉकेट है। अब रॉकेट में क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे क्या होती है, ये गैसेस, ठीक है, ये गैसेस इसमें से निकलती है। जब ये गैसेस निकलती है तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, एक रिएक्शन फोर्स लगती है, ठीक है। तो उसी की वजह से ये क्या करता है, लिफ्ट होता है और ये ऊपर
उड़ने लग जाता है। तो ये एक्शन रिएक्शन अपना आता है थर्ड लॉ पे। तो यहाँ तो कोई थर्ड लॉ तो दे नहीं रखा है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है मास, एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी। अब थर्ड लॉ पे क्या है, थर्ड लॉ पे से डिड्यूस हमने मतलब बनाते हैं, हमारा जो है टॉपिक बनता है वो होता है मोमेंटम। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट है, अ वाटर टैंकर filled up to 2/3 of its height is moving with a uniform speed. On sudden application of the brake, the water in the tank would. तो ये टैंक बना लेते हैं हम, ठीक है, मान लेते हैं वाटर टैंक है, ये इसकी हाइट हो गई h, ये हाइट का क्या है 2/3, 2/3 मतलब हाफ से थोड़ा सा कम हो गया है ना, 0.6 करके। तो ये इतना अप्रोक्स भरा हुआ मान लेते हैं, इतना भरा हुआ है 2/3, इतना फिल है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। और सडनली क्या अगर आप ब्रेक लगाया है तो वाटर जो है वो टैंक में पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, अनअफेक्टेड या ऊपर जाएगा। अब देखिए ये जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था कंटेनर, तो वाटर भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब सडनली ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगने की वजह से कंटेनर मोशन में आ जाएगा, बट वाटर जो है वो किस तरफ जाएगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मोशन था, और मोशन की डायरेक्शन क्या थी, फॉरवर्ड, तो ऑप्शन आ गया बी। क्लियर, ये कुछ वैसी है जैसे चलती हुई ब्रेक, बस में हम ब्रेक लगाते हैं। नेक्स्ट, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज। कह रहा है कि अगर एक बॉडी है उसका मास हम डबल कर देते हैं और वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो लीनियर मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, यही कह रहा है ना। तो इनिशियली क्या है अपने पास मोमेंटम होता है mv। अब क्या कर रहा है कि इफ हम मान लेते हैं m1 जो है वो 2 टाइम्स हो गया m का, और जो वेलोसिटी है वो होगी v की आधी, इससे हाफ, है ना, वेलोसिटी होगी हाफ। तो नया लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 और v1, तो निकालते हैं। m1 हो गया 2m और वेलोसिटी होगी v/2, तो p1 इक्वल्स टू mv, और mv जो था वो था p1 के बराबर, तो p1 इक्वल्स टू p। तो ऑप्शन अपने पास बिकम्स डबल, रिमेन्स द सेम, बिकम हाफ और बिकम 4 टाइम। तो क्या हुआ, कोई चेंज आया, तो रिमेन्स द सेम, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट अपने पास, द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड, देन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका लीनियर मोमेंटम में दे रखा है ये, तो लीनियर मोमेंटम इट मींस p, ये दे दिया अपने पास 250 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वेलोसिटी दे दी अपने को 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये इतनी बड़ी टर्म्स है मतलब बहुत छोटी होगी, ग्राम भी सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो हम इसको कर लेते हैं पहले। इसको अगर मीटर में सेंटीमीटर में करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है इसके लिए, मास। अब लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है mv, ये दे रखा 250, ये दे रखा 500, सॉरी मास निकालना है, मास है m, v दे रखा 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, 250 डिवाइडेड बाय 500, 0 से 0, ये गया 1, ये गया 2 पे, ठीक है, तो वैल्यू आ गई 0.5 kg। अब ऑप्शन मैच करते हैं, 0.5 kg कौन सा है, सॉरी kg क्यों, ग्राम था ना, तो 0.5 ग्राम, क्योंकि हमने इसको उसमें कर दिया था सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर दिया पर सेकंड सेकंड, तो ग्राम बच गया, तो 0.5 ग्राम, ऑप्शन 1 अपना यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फोर्स। कह रहा है इनमें से फोर्स के बारे में कौन सी सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि फोर्स इज इनविजिबल, कि फोर्स हमें दिखाई नहीं देती। सेकंड, फोर्स कैन मूव अ बॉडी, फोर्स जो है किसी बॉडी को मूव कर सकती है, ठीक है। तीसरा, इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी, ये किसी बॉडी की शेप चेंज कर सकती है। और लास्ट, ऑल ऑफ द अबव, तो फोर्स हमें कभी दिखाई नहीं देती, पहला सही है। फोर्स किसी भी बॉडी को मूव कर सकती है, इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा है। फोर्स किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सकती है, करेक्ट, तो इट मींस इसके सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम
moving at 50 meter per second strikes a nail. The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. The force of the nail on the hammer is, कह रहा है एक हैमर है, ठीक है, उसका मास हमें दे दिया है 500 ग्राम, तो मास अपने को मिल गया है 500 ग्राम। इसको केजी में करेंगे तो 500 अपॉन में 1000, दो जीरो से दो जीरो, तो ये आ जाएगा 5/10 kg, ठीक है। और इस पे जो वेलोसिटी है वो अप्लाई हो रही है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इसको मूव करा रहे हैं किसी नेल पे। कह रहा था नेल स्टॉप्स द हैमर, नेल जो है हैमर को रोक दे रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम अपने को बोल दिया बहुत शॉर्ट इंटरवल में है 0.1 सेकंड। तो फोर्स कितनी होगी, अब फोर्स इक्वल टू होता है एम ए और ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी के बराबर, ठीक है। अब v u सबकी वैल्यू पुट करते हैं, m 5/10, v 0, u 50 टाइम 0.01, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ गई है 5 माइनस का इंटू 50 अपॉन में 10 इंटू 0.01, हटाएंगे 100, ये गया इससे 2 2 25, ठीक है, 00, तो ये आ गया फोर्स। अब ऑप्शन मैच करते हैं, क्या 2500 न्यूटन है, तो ये ऑप्शन सी अपना यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, a bullet of mass 20 gram is fired from a gun of mass 8 kg with a velocity of 40 meter per second. Calculate the recoil velocity of gun. एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम अपने को दे दिया, ठीक है, उसको एक गन से फायर किया है, जिस गन से फायर किया उसका मास भी दे दिया 8 kg, ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो बुलेट जा रही है वो भी दे रखा है, तो रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो होता है माइनस m1 v1 अपॉन में m2। अब बात करते हैं, तो m1 अपने को दे दिया है 20 ग्राम, राइट, ये रहा, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 अपॉन में 1000 kg। v1 अपने को दे दिया है 400 मीटर पर सेकंड, ये रहा। अब बात करते हैं m2 की, तो वो अपने को दे दिया है 8 kg। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, माइनस m1 है 20 बाई में 1000, v1 है 400, ठीक है, और m2 है अपने पास 8, 1 2 3, 1 2 3, ये गया इससे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बच गया अपने पास, v2 आ गया वैल्यू -1 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन मैच करते हैं -1, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आ गया अपना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। एक बॉडी है जिसका मोमेंटम क्या बोल दिया है, कांस्टेंट, ठीक है, तो उसके पास क्या चीज यहाँ पे कांस्टेंट होगी। अब मोमेंटम इक्वल्स टू होता है m इंटू वी, क्लियर। अब एम वी की वैल्यू क्या बोल रहा है कि ये तो कांस्टेंट हो गया है ना, एम वी की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक तरह से जीरो ही मान लेते इसको। एम वी कांस्टेंट है तो मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पे मास ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या बच गया अपने पास, v क्या बचेगा, कांस्टेंट। तो ऑप्शन में मैच करते हैं, फोर्स वेलोसिटी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट, तो वेलोसिटी अपने कांस्टेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कुछ ऑप्शन है, कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं m1 2 kg मास है और एक्सेलरेशन है इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे m2 4 kg मास है और a2 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 kg मास है, तो फोर्स कितनी लगेगी, फिर उसे कंपेयर करते हैं, पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो F1 आ गया m1 a1, तो 2 इंटू 5, ये आ गया 10 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से F2 आ गया m2 a2 और m2 है अपने पास 4 इंटू 2, तो ये आ गया 8 न्यूटन, ठीक है।
F2 आ गया 8 न्यूटन। इट मीन्स यहाँ पे जो F1 है वो ग्रेटर देन है F2। तो किसकी फोर्स ज्यादा है? मास 2 kg वाले का। तो 2 kg मास एट इज लेस, तो ये तो गलत हो गया, ये तो ज्यादा हो गई। सेम सेम तो है ही नहीं, इसमें कह रहा है जीरो नहीं है। 2 kg मास एट 5 मीटर इज ग्रेटर, तो ग्रेटर है यस देन, तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इफ अ बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर इन द बस विल टेंड्स टू फॉल। ठीक है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये बस है, ये ठीक है, ये बस हो गई अपना। यहाँ अपना कोई पैसेंजर है, इनिशियली बस किस पे है? रेस्ट पे इनिशियली। अब वो जैसी चलेगी तो यहाँ पे देखो इसका जो पैर है कांटेक्ट में रहेंगे इसके साथ, है ना। ये जो पैर है मान लेते हैं इसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो दोनों रेस्ट पे थे। अब सडनली क्या है, बस आ गई है मोशन में। बस मोशन में आ गई इस डायरेक्शन में, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो उसी पोजीशन पे रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। तो ऑप्शन मैच करना है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द बस इन द सेम डायरेक्शन साइडवेज। तो ऑप्शन पहले ही करेक्ट है अपना। ठीक है, सेम डायरेक्शन में तो गिरेगा नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेट, अ बॉल एंड अ चाइल्ड ऑल हैव द सेम मास, द वन हैविंग मोर इनर्शिया इज। क्या कह रहा है, एक प्लेट है, ठीक है, एक बॉल है और एक क्या है, चाइल्ड। दोनों का मास कैसा है कि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3। तो किसके पास होगा, प्लेट के पास, बॉल के पास, चाइल्ड के पास, या सबके पास इक्वल होगा। अब इनर्शिया क्या होता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया। अब यहाँ पे मास तो सबका इक्वल है, तो सबका इनर्शिया भी क्या होगा, इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when a 12 Newton force acts on 3 kg mass for a second the change in velocity is। कह रहा है कि अगर फोर्स 12 न्यूटन लगाते हैं हम, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 3 kg, ठीक है, एक सेकंड के लिए, फॉर अ सेकंड द चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। अब देखिए F इक्वल्स टू सिंपल होता है m और A इक्वल्स टू होता है V माइनस U बाई T। तो वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स कितना है 12, अगले स्टेप में पुट करते हैं। ठीक है, ये हो गया 12, मास हो गया 3, V माइनस U बाई में 1। 3 को इधर लेके आएंगे तो V माइनस U इक्वल्स टू 12 बाई 3। ठीक है, कितना आ गया 4, V माइनस U इक्वल्स टू आ गया 4। V माइनस U क्या है यहाँ पे, तो ये आ गया अपने पास चेंज इन वेलोसिटी, ये है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी आ गया अपने पास 4 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन है अपने पास यस, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इफ टू बॉल्स ऑफ सेम masses आर ड्रॉप ऑन सैंड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम इफ। ठीक है, कह रहा है कि दो बॉल है, दोनों का मास m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू मान लेते हैं m है, ठीक है, दोनों को ड्रॉप किया जा रहा है सैंड पे, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम। ऑप्शन है हैवियर बॉल इज ड्रॉप फास्टर देन लाइटर बॉल। ठीक है, लाइटर बॉल इज ड्रॉप फास्टर देन हैवियर बॉल, द प्रोडक्ट mv इज सेम फॉर बोथ बॉडीज, नन ऑफ देम। तो हमने एक मोमेंटम के बारे में क्या पढ़ा था, मोमेंटम के बारे में ये भी पढ़ा था कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, है ना। मोमेंटम का मतलब होता है कि किसी मूविंग बॉडी को, जो बॉडी मोशन में, उसको रोकने के लिए जो फोर्स की जरूरत पड़ती है वो लीनियर मोमेंटम होता है। और लीनियर मोमेंटम दूसरा ये भी पढ़ा था कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के मोशन की वो क्वांटिटी जो उस बॉडी ने कंटेन की हुई है, और वो बराबर होता है mv के। ठीक है, तो ऑप्शन अब मैच करते हैं, हैवियर बॉल्स इज ड्रॉप फास्टर देन लाइटर बॉल, तो ये तो है ही नहीं, लाइटर बॉल इज ड्रॉप फास्टर, द प्रोडक्ट mv इज सेम फॉर, दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि दोनों का क्या है, मास सेम है, और क्या रहेगा, फोर्स सेम अप्लाई करनी पड़ेगी,
मूविंग बॉडी के लिए तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 30 क्या करें हमने इसमें एमसीक्यूज करें। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इससे आपको एग्जाम से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।